नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। मोदी बोले, कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से 370 हटने का दर्द, कश्मीर की चर्चा उसे पसंद नहीं, केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी करवा रही हमले। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को बिहार के नवादा में रैली की और दोपहर 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंच गए। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। 30 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री ने टीएमसी, कांग्रेस और भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधा। मोदी ने खड़गे के कश्मीर को लेकर दिए गए बयान का भी जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी दूसरे राज्यों में कश्मीर की बातें क्यों करते हैं। उनके लिए कश्मीर कुछ नहीं है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के लिए कश्मीर मां भारती के मस्तक के समान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने टीएमसी को कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी भी बताया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गाजीपुर पहुंचे अखिलेश यादव, मुख्तार अंसारी को दी श्रद्धांजलि, यूपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, उठाई यह मांग। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास मोहम्मदाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। अखिलेश यादव की ओर से यह भी संभावना जताई जा रही थी कि वह मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह कालीबाग कब्रिस्तान नहीं गए, जहां मुख्तार अंसारी को दफनाया गया था। इसी बीच दोस्तों, अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के कस्टडी के दौरान डेथ को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जो कुछ भी हुआ वह सवाल खड़े करता है। इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। अखिलेश यादव ने वर्तमान की सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। हिरासत में मौत के मामले में यूपी अन्य प्रदेशों से आगे निकलने की रेस में लग गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रशांत किशोर बोले, चुनाव में प्रदर्शन खराब कर रहे हैं तो ब्रेक लें राहुल, 10 साल की नाकामी के बाद भी नहीं हटे, न किसी को पार्टी चलाने दी। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने पर विचार करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, यह बात रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को जिताने के लिए पिछले 10 साल से असफल प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद वे राजनीति से अलग नहीं हुए और न ही किसी और को पार्टी का चेहरा बनना दिया। मेरी नजर में यह लोकतांत्रिक नहीं है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या कांग्रेस को राहुल गांधी के अलावा किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करना चाहिए या फिर राहुल गांधी को अपने आप ही कांग्रेस का अध्यक्ष पद या मुख्य चेहरा छोड़ देना चाहिए? क्या विचार है आपके? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व मंत्रियों के पीए चला रहे हैं पार्टी, बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का कांग्रेस पर तीखा हमला। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ ने जयराम रमेश का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पिछले 30 सालों से उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जा रहा है जिसने क्लास मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा। गौरव वल्लभ ने कहा है कि जब मैं कॉलेज में था तो एक जयराम रमेश प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का बचाव करते थे, आज भी वह पार्टी के संचार के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए चला रहे हैं। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक गौरव वल्लभ ने जयराम रमेश पर जमकर निशाना साधा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, जयराम रमेश पहले कांग्रेस के प्रवक्ता थे, लेकिन हाल ही के दिनों में वह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश भर के मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 15 अप्रैल से कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस होगी बंद। जी हां दोस्तों, देश में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड से निपटने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एयरटेल और जियो सहित सभी टेलीकॉम कंपनियों को यूएसएसडी कोड्स का इस्तेमाल कर कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत 15 अप्रैल 2024 के बाद आपके स्मार्टफोन में कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस बंद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बिहार में प्रधानमंत्री बोले, इंडी गठबंधन ने गारंटी को गुनाह बनाया। नवादा में कहा, भारत को आंख दिखाने वाले आज आटे के लिए तरस रहे। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री जगह जगह रैली का आयोजन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को बिहार के नवादा में जनसभा को संबोधित किया। 30 मिनट की अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन, राम मंदिर, टुकड़े टुकड़े गैंग, जंगल राज और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन कहता है कि मोदी की गारंटी गैरकानूनी है, इसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने गारंटी को गुनाह बता दिया है। उन्होंने कहा है कि 370 और 3 तलाक खत्म करना गलत था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि भारत को आंख दिखाने वाले आज आटे के लिए तरस रहे हैं। उनका सीधा मतलब पाकिस्तान की ओर था, जहां पर जमकर भुखमरी मची हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। तेजस्वी बोले, प्रधानमंत्री के छलावे में न आए। बगहा में कहा, मेरी मूंछ भी नहीं आई थी, तब से केस में फंसाने की चल रही है साजिश। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रविवार को बगहा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा कि चंपारण महात्मा गांधी की भूमि रही है। इस भूमि ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने का काम किया है।
है, जिसे हम कभी भी नहीं भुला सकते। यहाँ लगातार एनडीए के एमएलए और एमपी बनते आए हैं, तब भी यहाँ बदहाली और गरीबी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी, जब आप यहाँ आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चले जाने के बाद यहाँ के लोगों को याद तक नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते थे कि चौकीदार है, लेकिन चौकीदार के रहते हुए नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी आदि कई लोग बैंकों को लूटकर भारत का पैसा लेकर देश छोड़कर भाग गए हैं। क्या नरेंद्र मोदी को वे लोग चोर नजर नहीं आते हैं? उन्होंने कहा कि मुझे जब मेरी मूंछ भी नहीं आई थी तब से मुझे फंसाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। जब मैं विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलता था तब से मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सत्ता में आए तो करवाएंगे संपत्ति के बंटवारे का सर्वे, जाति जनगणना के बाद राहुल गांधी का नया चुनावी वादा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के जितनी आबादी उतना हक नारे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो यह पता लगाने के लिए एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण करवाएगी कि देश की अधिकतर संपत्तियों पर किसका नियंत्रण है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के बाद हैदराबाद में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो राष्ट्रीय व्यापी जाति जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे यानी कि संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण कराया जाएगा। यह हमारा वादा है। उन्होंने कहा कि हम पहले यह निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करेंगे कि कितने लोग अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, कितने एससी, कितने एसटी और कितने अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेताओं का सामूहिक उपवास, जंतर मंतर पर जुटे दिल्ली के मंत्री। भाजपा ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखाया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी नेताओं ने रविवार को देश भर में सामूहिक उपवास शुरू किया। पार्टी के बड़े नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह उपवास के लिए पहुंचे। आम आदमी पार्टी की मांग है कि शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए। उन्हें ईडी ने झूठे मुकदमे में फंसाया है। पार्टी ने ट्विटर पर पोस्ट में कहा कि तानाशाही के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, आओ मिलकर देश के बेटे के लिए आवाज उठाएं। इससे पहले भी दोस्तों आम आदमी पार्टी ने 26 मार्च को देश भर में प्रदर्शन किया था। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या केजरीवाल को गिरफ्तार करना उचित था या अनुचित था? चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर एफआईआर, गिरफ्तार टीएमसी नेता की पत्नी से मारपीट, बदतमीजी का आरोप, लोगों ने अफसरों पर हमला भी किया। जी हां दोस्तों, बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के भूमिति नगर से गिरफ्तार टीएमसी नेता मनोब्रत जना की पत्नी मोनी जना ने एनआईए अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि शुक्रवार 5 अप्रैल की देर रात एनआईए की टीम ने जांच के बहाने जबरन उनके घर में घुसने की कोशिश की। महिलाओं ने अधिकारियों पर मारपीट, बदतमीजी और घर में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। एनआईए अधिकारियों के खिलाफ भूमती नगर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 325, 34, 354, 354 बी, 427, 448, 509 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात यूनिवर्सिटी ने 7 विदेशी स्टूडेंट्स को हॉस्टल छोड़ने को कहा। नमाज विवाद के बाद एक्शन, पढ़ाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय से रुके हुए थे। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद में स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन 7 पूर्व छात्रों को हॉस्टल से जाने के लिए कहा है जो पढ़ाई पूरी होने के बाद भी हॉस्टल में ठहरे हुए थे। दरअसल दोस्तों इन स्टूडेंट्स की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लेकिन किसी न किसी बहाने से ये हॉस्टल में अन्य स्टूडेंट्स के साथ रह रहे थे। इन स्टूडेंट्स में 6 अफगानिस्तान और 1 अफ्रीका का था। अब इन्हें हॉस्टल खाली करने के लिए कह दिया गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इसकी जानकारी अफगानिस्तान कॉन्सुलेट को देकर उन्हें वापस अपने देश लौटने की व्यवस्था कर दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले महीने इसी यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर भारतीय और विदेशी छात्रों में झड़प हो गई थी। इसके बाद से ही सभी विदेशी छात्रों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सोनीपत में बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल का विरोध, किसानों समर्थकों में काफी देर रही तनातनी, चौपाल में बोलने से रोका, वापस जाओ के नारे लगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत के भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बडोली को रविवार को रोहणा गांव में विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने गांव में उनको काले झंडे दिखाए। बाद में चौपाल में चल रहे कार्यक्रम में भी उनको भाग लेने से रोक दिया गया। हालांकि दोस्तों इस दौरान ग्रामीणों और मोहनलाल समर्थकों में झड़प भी हुई। किसानों के जाने के बाद ही भाजपा प्रत्याशी चौपाल में ग्रामीणों को संबोधित कर सके। इससे पहले काफी देर तक यहां तनातनी का माहौल रहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कश्मीर के अनंतनाग से चुनाव लड़ेगी महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद से सीधा मुकाबला। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। 2019 में बने गुपकार गठबंधन के 2 प्रमुख दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। इसी क्रम में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने फैसला लिया है कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पार्टी की प्रमुख और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ेगी। महबूबा मुफ्ती पहले भी अनंतनाग से सांसद रह चुकी
है। जम्मू कश्मीर के एक और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से निकले नेता गुलाम नबी आजाद भी अनंतनाग लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीपी ने श्रीनगर से युवा नेता मोहम्मद वहीद पारा और बारामूला से बायज अहमद भट्ट को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एमपी, बिहार समेत 14 राज्यों में हल्की बारिश हुई। 8 राज्यों में हीट वेव। लद्दाख में सेना ने बर्फबारी में फंसे 80 लोगों को बचाया। जी हां दोस्तों, देश के 14 राज्यों में रविवार को कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं छुटपुट बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा 8 राज्यों गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में लू का असर रहा। इन राज्यों का तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा 44.5 डिग्री तापमान आंध्र प्रदेश के नदियाल में रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी कि 7 से 10 अप्रैल तक ओले बारिश का दौर रहेगा। 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान है। बिहार में आज लू नहीं चलेगी। यहाँ के 16 शहरों के अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। उधर दोस्तों लद्दाख के चांगला दर्रे में बर्फबारी के बीच फंसे महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 80 लोगों को भारतीय सेना ने बचाया। सेना के लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर ने कहा है कि आधी रात के ऑपरेशन को त्रिशूल डिवीजन के सैनिकों ने अंजाम दिया। लेह और शोक नदी घाटी के बीच 17,688 फुट ऊंचे चांगला दर्रे में यह ऑपरेशन चलाया गया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। देश भर में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें हुई जारी। जान लीजिए कहां है कितने दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपके भी दैनिक जीवन में पेट्रोल डीजल की कीमतों का बहुत योगदान है। इसी से हमारी महंगाई बढ़ती और घटती है। तो जान लेते हैं प्रमुख महानगरों में क्या है पेट्रोल डीजल के दाम। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 104 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर, डीजल 92 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपए है, जबकि डीजल की कीमत 90.76 रुपए प्रति लीटर है। बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 75 पैसे और डीजल की कीमत 92 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मरियम नवाज बोली नियमों का पालन नहीं करते हैं चीनी। पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों पर कहा चीनी इंजीनियर प्रोटोकॉल के नाम पर भड़क जाते हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कहा है कि देश में रह रहे चीनी नागरिक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं। लाहौर में एक हाई लेवल कमेटी की बैठक में मरियम ने यह बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि चीन के नागरिकों से जब सुरक्षा प्रोटोकॉल को मानने के लिए कहा जाता है तो वे भड़क जाते हैं। वे किसी भी तरह के अनुशासन का पालन करने में चिड़चिड़ाते हैं। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 मार्च को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चीन के इंजीनियरों पर हमला हुआ था। इस आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। जियो न्यूज के मुताबिक हमले के वक्त गाड़ी पिशम शहर से गुजर रही थी। पंजाब की सीएम मरियम नवाज ने इस सिलसिले में यह बैठक की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब पेड़ बताएंगे पृथ्वी पर कब आएगा अगला सौर तूफान। वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है तरीका। जी हां दोस्तों, पृथ्वी पर सौर तूफान कब आएगा इसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों सूर्य की लगातार निगरानी करके चक्रों का अध्ययन हमें बता सकता है कि आने वाले समय में सूर्य पर सौर तूफान पैदा करने वाली गतिविधियां कब होंगी। इन सौर तूफानों से पृथ्वी की चीजों पर गहरा असर होता है। वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में पाया है कि पेड़ वैज्ञानिकों को यह बता सकते हैं कि अगली बार बहुत ही विशालकाय सौर तूफान कब आएगा। 1959 की कैरिंगटन घटना एक शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान था जो 1-2 दिसंबर 1959 को आया था। उस घटना के दौरान तूफान से ठीक पहले एक प्रमुख सौर ज्वाला देखी गई थी। इससे भारी मात्रा में उत्सर्जित ऊर्जा के अवशोषित कणों का एक विशाल विस्फोट हुआ था। इन कणों का पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के साथ संपर्क होने पर एक प्रचंड भूचुंबकीय तूफान पैदा हुआ था। ऐसे में अब पेड़ वैज्ञानिकों को बताएंगे कि अगला सौर तूफान कब आएगा। इससे मानव जाति को बचाने में काफी मदद मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईपीएल 2024 में मुंबई की पहली जीत। दिल्ली को 29 रन से हराया। आखिरी ओवर में गिरे 3 विकेट, कुर्जी को 4 विकेट। जी हां दोस्तों, आखिरकार एमआई ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया है। जी हां दोस्तों, लगातार 3 हार के बाद मुंबई इंडियंस को 1 जीत नसीब हुई है। टीम ने मौजूदा सीजन के 20वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 29 रन से हरा दिया। वानखेड़े स्टेडियम में रविवार को डबल हेडर के पहले मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 234
34 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में मात्र 8 विकेट पर 205 रन ही बना सकी। इस तरीके से मुंबई इंडियंस को चौथे मुकाबले में मौजूदा सीजन की पहली जीत नसीब हुई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एक दो नहीं पूरे 8,774 सिम कार्ड का अंबार। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े कांड की आशंका, एटीएस और ईओयू ने शुरू की जांच। जी हां दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में लोकसभा चुनाव से पहले बरामद किए गए 8,774 सिम कार्ड और नेपाली करेंसी के मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आर्थिक अपराध इकाई ईओयू और बिहार एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस और जांच एजेंसियों को आशंका है कि भारी मात्रा में इस सिम कार्ड से लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की साजिश हो सकती है। पुलिस की जांच में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दिल्ली से फ्लाइट से गोरखपुर एयरपोर्ट सिम कार्ड लाया गया था। इसके बाद नेपाल से पहुंचे पश्चिम बंगाल के मालदा जिला के 3 युवकों ने एयरपोर्ट पर ही सिम कार्ड को रिसीव किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेलेंस्की बोले यूक्रेन की मिसाइलें खत्म हो रही, कहा 25 अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की जरूरत। खार्किव में रूसी एयर स्ट्राइक, 8 की मौत। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि देश के पास मौजूदा मिसाइलें खत्म होने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर रूस लगातार यूक्रेन पर तेज हमले करता रहा तो हमारे पास मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। रूस यह बात जानता है, इसलिए हमें और मिसाइलों की जरूरत है। रूस ने 6 अप्रैल की रात यूक्रेन के खार्किव शहर पर हमला किया था। 8 लोगों की में मौत हो गई। रूसी सेना ने बम और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि हमला ड्रोन से किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फिल्म मेकर गंगू रामसे का 83 साल की उम्र में हुआ निधन। 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। पुरानी हवेली, वीराना जैसी हॉरर फिल्मों के लिए थे मशहूर। जी हां दोस्तों, पुराने फिल्म मेकर, डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर गंगू रामसे का निधन हो गया है। 83 साल के गंगू रामसे पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे। दोस्तों उनका इलाज 1 महीने से मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में चल रहा था। गंगू रामसे ब्रदर्स का हिस्सा थे जो हॉरर फिल्मों के लिए काफी मशहूर थे। गंगू रामसे की निधन की खबर उनके परिवार के एक आधिकारिक स्टेटमेंट से कंफर्म हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन के खिलाफ एयू के यूएस में जुड़ेगा जापान। अमेरिका ब्रिटेन के साथ हाइपरसोनिक तकनीक पर काम करेगा। चीन इस संगठन को खतरनाक कहता है। जी हां दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाले संगठन एयू के यूएस में जल्द ही जापान की एंट्री भी हो सकती है। चीन का मुकाबला करने के लिए तीनों देश जल्द ही बातचीत शुरू करेंगे, जिससे जापान के सदस्य बनने का रास्ता खुल सके। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से इसकी जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक जापान को संगठन के पिलर 2 का हिस्सा बनाया जाएगा। संधि के तहत सदस्य देश का साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक, एआई और साइबर तकनीकों पर काम करेंगे। जापान एयू के यूएस के पहले पिलर का हिस्सा नहीं होगा, जिसका फोकस इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन देना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सैमसंग गैलेक्सी A15 की कीमत में हुई भारी कटौती, मिलेगा 50 MP कैमरा और 5000 mAh की बैटरी भी। जी हां दोस्तों, अगर आप भी सैमसंग का फोन लेना चाहते हैं और वो भी A15, तो भारत में बीते साल दिसंबर में यह लॉन्च हुआ था। अब इस मिड रेंज स्मार्टफोन की कीमत में भारी कटौती कर दी गई है। दरअसल दोस्तों यह हैंडसेट 2 वेरिएंट में आता है और दोनों ही वेरिएंट की कीमत में कटौती हुई है। 5G स्मार्टफोन में कई अच्छे फीचर्स और 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। दरअसल दोस्तों पहले इस फोन में 8GB वेरिएंट की कीमत 19,499 थी और 16GB वेरिएंट की कीमत 22,499 थी, लेकिन अब 8GB वेरिएंट की कीमत को 17,999 कर दिया गया है। वहीं 16GB वेरिएंट की कीमत को 19,499 रुपए कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूरे 2,000 रुपए की छूट दे दी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सत्ता में आई तो यह पार्टी देगी कम कीमत में शानदार शराब, नेताजी का अनोखा चुनावी वादा। जी हां दोस्तों, चुनाव में वोट के बदले शराब बांटने की बातें तो आपने खूब ही सुनी होगी, लेकिन अगर कोई पार्टी शराब को ही चुनावी मुद्दा बनाए तो क्या होगा? अगर राजनीतिक दल चुनाव जीतने पर लोगों को सस्ती शराब उपलब्ध कराने की बात करें तो चुनावी नतीजे क्या होंगे? शराब से जुड़े चुनावी वादों का ताजा मामला आंध्र प्रदेश का है। दरअसल दोस्तों आंध्र प्रदेश में विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी TDP ने सत्ता में आने पर शराब के शौकीन लोगों के लिए कम कीमत पर बेहतरीन गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध कराने का वादा किया है। मुख्य विपक्षी दल TDP ने सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी पर शराब की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देवदास की शूटिंग के वक्त रम पीते थे शाहरुख खान, टीकू तलसानिया ने किया खुलासा। बोले वे कहते थे आंखों में भी नशा दिखना जरूरी है। जी हां दोस्तों, फिल्म देवदास में शाहरुख खान को बहुत शराब पीते हुए दिखाया गया था। इन सीन्स को फिल्माने के लिए उन्होंने सच में शराब पी थी। उनका मानना था कि वे एक्टिंग तो शराबी जैसी कर लेंगे, लेकिन आंखों में इसका असर देखने के लिए शराब तो पीनी ही पड़ेगी। इस बात का खुलासा हालिया इंटरव्यू में टीकू तलसानिया ने किया है। उन्होंने फिल्म देवदास में शाहरुख खान के साथ स्क्रीन स्पेस भी शेयर किया था। फिल्म के अंदर उन्होंने धर्मदास का किरदार निभाया था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अपनी राजनीति के लिए इतिहास खराब न करें, सुभाष चंद्र बोस के पोते ने लगाई कंगना रनावत को फटकार। जी हां दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनावत की उस टिप्पणी के लिए आलोचना की है जिसमें कंगना ने सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रधानमंत्री बताया था। सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि किसी को भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इतिहास को विकृत नहीं करना चाहिए। चंद्र कुमार बोस ने कंगना को फटकार लगाते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक राजनीतिक विचारक, सैनिक, राजनेता, दूरदर्शी थे। वह एकमात्र ऐसे नेता थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारत के सभी समुदायों को एकजुट कर सकते थे। नेताजी के प्रति वास्तविक सम्मान उनकी विचारधारा का अनुसरण करना है, ना कि इस तरीके से झूठे प्रोपोगेंडा फैलाना। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय झंडे में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं तो जल्दी से उनकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।